हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमरीश श्रीवास्तव, एलएलबी, जो छत्रपति जोशी। तो मुझे जानना है कि बहुत से सारे टॉपिक कवर कर लो। फर्स्ट पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, लगभग 6 लिखने वालों की अच्छे से मैं सोचा मैं 6 बीए का जहाँ देखे 25 से 30 मिनट के अंदर इस बात की जरूरत मेजरली जो पहला पेपर है उसका जो आपको है होंगे। पहला तो है क्या पेपर चाहिए, इसके बाद हम आपको ये के ऊपर फिर प्राइमरी रिसर्च की कैबिनेट होती है। इसके बाद फिर चीजों से इसके बाद में फायदा है मतलब तो ये 6 टॉपिक जो है, अगर मैं 6 में बनाऊंगा तो बहुत आसानी रहेगी आप, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी से जल्दी मैं कवर कर दूंगा आपके लिए हेल्प हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के पेपर में, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनके क्या आंसर देने हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, बट उनके टाइप डिफरेंट हो जाते हैं। टाइप डिफरेंट मतलब जैसे ये है कि क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें भी आपको भारतीय संविधान का बताना है। दूसरे, भारतीय संविधान के मौलिक अवयवों का परीक्षण कीजिए। अब परीक्षण कीजिए में भी आपको विशेषताएं ही बतानी है। फिर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में किन विशेषताओं का वर्णन किया है, वो भी आपको वही करानी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भले ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आए, बट अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि आपको इसमें बताना क्या है, तो बहुत इजी हो जाए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना इजी होता है कि हमें कंफ्यूज कर देता है आखिर इसमें बताना क्या है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको ये पता है कि बताना क्या है, तो आपके लिए आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के कम मार्क्स इसी वजह से आते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि बताना क्या है। तो बिना देरी किए हुए मैं अपना क्लास स्टार्ट। दोस्तों, ये है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और इसमें मैं टॉपिक लिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें संविधान की विशेषताएं बताऊंगा। संविधान की विशेषताएं क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो संविधान का इंट्रोडक्शन है कि संविधान क्या है। फिर इसके बाद स्टेट लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फंडामेंटल राइट्स आपके आ जाएंगे। फिर पर्सनल लाइबिलिटी के राइट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटी। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आपके इंग्रेडिएंट्स हम कह सकते हैं। अब इसमें ही अगर कोई पूछे कि भारतीय संविधान की जो रचना हुई है उसका व्यापक चित्रण कीजिए, तो ये इतनी चीजों से भी आप व्यापक चित्रण आराम से कर सकते हैं। आपको क्या बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे, संविधान सभा में इतने सदस्य थे, इतने समय में बना है, यहाँ यहाँ से इसकी चीजें ली। अब कहाँ कहाँ से ली गई हैं वो मुझे लगता है कि आपको पता है। स्टेट लॉ, जो राज्य हैं उनके नियम हो गए। फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं उनको आप यहाँ बताएंगे। और ये सारी चीजें हैं। तो ये बहुत कठिन नहीं है इसको एक्सप्लेन करना, 100 200 500 वर्ड में भी। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आंसर आपको देना क्या है। क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं इसमें। चलिए, अब हम बात करते हैं संविधान के महत्व की, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है, सबसे बड़ा विस्तृत है। इसमें प्रस्तावना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नैतिक मूल्यों को काफी अच्छे से, बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करना है। लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रकट करना। अब यहाँ पर जो समाजवादी व्यवस्था है वो
गांधीवादी विचारधारा है, ना कि रसियन। संविधान को तीन अच्छे से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो मतलब इसके इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको लिखनी ही चाहिए। पहली, ये लिखित है, मतलब रिटन है, इसमें सारा कुछ उन्होंने लिख दिया है। दूसरा ये है कि इसमें ब्रिटेन की परंपराओं को भी और यूएस की परंपराओं को भी, जैसे ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च है, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है। यूएस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, जो नियमों का पालन करते हुए देखना चाहती है। तीसरा ये है कि लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला इसलिए है कि इसमें अमेंडमेंट्स आसानी से हो जाती है कुछ एक बार। कठोर इसलिए है क्योंकि कुछ एक में नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीजें इसलिए हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर सकें। तो पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसके यूनिक फीचर्स क्या है, मतलब अगर संविधान की पूरी विशेषता के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे। अब भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा है। क्यों है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अनुच्छेद के अंदर भी बहुत से अमेंडमेंट होकर के का गा यहाँ तक बने हुए हैं। जो पंचायती राज वाला है उसमें बहुत आगे तक चले गए। अनुसूची शुरू में 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं। भाग 22 की 22 ही है। ये क्या है कि देखो, एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर यूएस का है, वहां हर राज्य का अपना अलग झंडा है, अलग सॉन्ग है, सब चीजें अलग हैं, बट ते यूनाइटेड है। जैसे अपने यहाँ पर अगर कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर की हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर एक तरह से फेडरल स्टेट था, क्योंकि उसका झंडा भी अलग था, उसका संविधान भी अलग था। वहाँ का पार्लिया जो क्या कहते हैं असेंबली थी, वो 6 साल चलती थी, बाकी पूरे राज्यों की 5 साल। तो वो एक राज्य ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं। ठीक है। फिर मौलिक अधिकार आ जाते हैं। मौलिक अधिकार बहुत अच्छी चीज है, जो बाकी बहुत से देशों में अभी इस तरह का कुछ है नहीं, मतलब लिखित में नहीं है। वैसे तो मौलिक अधिकार उनके हमसे ज्यादा है, जिनके प्रति राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है। तो यहाँ पर तीन मौलिक अधिकार दिए गए हैं: समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट। हमने किसी को मौलिक अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन अगर जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, मतलब राज्य है या केंद्र है, वो उसकी गारंटी नहीं देंगे कि हम इनको लागू होने देंगे या करने देंगे, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली तक जाइए और चले जाइए, लेकिन अगर मैंने आपको टिकट ही लेके नहीं दिया, तो जो राज्य है या जो ट्रेन का टिकट है वो आपको निकाल के बाहर कर। तो ये सारे राज्य के नीति निदेशक तत्व तो ये भाग 4 में दिए, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिए गए। इसके बाद क्या है कि संसदीय प्रणाली है यहाँ पर, जिसमें कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिवरी है, जिनमें हमारे आईएएस आईपीएस सारे हैं, ये कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब लचीला और कठोर ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसका कारण क्या है कि कुछ भाग को हम बड़े आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भाग को हम नहीं कर सकते। मतलब आसानी, मतलब जो एक 1/3 बहुमत या 1/4 बहुमत, बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स। तो इन सारी चीजों का भी हमको समझना चाहिए। तो अब ये इतना जो मैंने आपको स्केलेटन दिया हुआ है, इस पर अगर आप चाहें तो 1 से 2 पेज का आंसर लिख सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 15 नंबर का है तो आप पढ़िए, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो इतना लिखना भी सफिशिएंट। तो थोड़ा आपको आगे बढ़े, जैसे मैंने यहाँ पर 22 भाग नहीं लिखे हैं, वो कर सकते हैं, है ना। मौलिक अधिकार हमने आयरलैंड से लिए हुए हैं। इस तरह से ये सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कई बार क्वेश्चन प्रस्तावना से बने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। सिंपली, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब ये आपने तीन तरह के कि भारतीय संविधान में तीन की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब सामाजिक का मतलब है
कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ध्यान देगी। आर्थिक, जैसे आप कुछ कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने को रोकेगी जब तक कि आपके उस काम से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना हो। जैसे चोरी चपाटी करना या डकैती डालना, ये काम नहीं मानेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो चोरी मेरा काम है भाई, आप मेरे काम से कैसे रोक सकते हो? तो वहां नैतिकता है। राजनीतिक या अगर आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको चुनाव में ना खड़ा हो। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसी में कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 प्रकार के विचार। आपके मन में कुछ अच्छे विचार आए, जो खासतौर से दर्शन शास्त्र वाले जो हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि विचार जो है दर्शन शास्त्र का मूल आधार। ठीक है। इसके बाद जो विचार है उनको आप अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, अपनी सभाएं करें, लोगों को पर्चे बांटें। अब ये तो एक चीज हो गई। जैसे सपोज करिए कि मेरे विचार किसी राज्य के निर्णय के खिलाफ है, तो मैं उस पर विचार व्यक्त कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। फिर विश्वास, मुझे किसी नेता के ऊपर विश्वास है, किसी आध्यात्मिक गुरु के ऊपर विश्वास है, किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर विश्वास है, तो मैं उसको कर सकता हूँ। मुझे कोई ये नहीं बोलेगा तुम क्यों कर रहे हो। हालांकि प्रैक्टिकलिटी में ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कर सकते हैं। धर्म और उपासना, आप कौन सा धर्म अपनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप उसकी उपासना पद्धति को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके ऊपर। यहाँ राज्य का कोई इसमें दखल नहीं है। तब तक नहीं है जब तक कि उससे समाज के वर्गों के व्यक्तियों की मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। यहाँ पर कई बार ये समस्या बहुत बड़ी आती है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली से लगा हुआ एक जिला है मेरठ, तो वहां पर यज्ञ हवन हो रहा था, तो उससे यज्ञ की जो धुआं है वो उड़ा। तो वर्ग विशेष और समुदाय विशेष से विशेष धुआं से प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ से जो है टीम गई चेक कर उस एरिया का ये यज्ञ हुआ है, उसका AQI चेक किया बाकी जगह का। तो देखा गया कि उस जगह का AQI बाकी जगह के AQI से बहुत अच्छा है। मतलब ये सिद्ध हुआ कि यज्ञ से प्रदूषण नहीं फैल रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी की उपासना की स्वतंत्रता को इसलिए बाधित करने की प्रयास किया गया क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। ऐसे ही सवाल मंदिरों में आरती पर भी उठते हैं, बाकी बहुत चीजों पर उठते हैं। खैर ये एक अलग विषय है। ये स्वतंत्रता है, समानता, सभी नागरिकों को स्थिति और अवसरों की समानता। मतलब अगर कोई व्यवसाय टेंडर निकला है या कोई जॉब निकले तो हर नागरिक भर सकता है उसको, बशर्ते वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करे। ऐसा नहीं है कि आप 48 साल के हैं और आप 22 साल वाला जॉब करें। अब चूंकि जब ये सारी चीजें होंगी, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ दखलंदाजी नहीं करेगा और परेशान नहीं करेगा, तो ये सिद्ध बात है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, राष्ट्र की एकता जरूर बढ़ेगी और आपस में मित्रता का प्रेम, आप मेरा सम्मान करेंगे, मैं आपका। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान को समझना। अब बात करते हैं, ये संविधान की प्रस्तावना का जो विचार था वो जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान से माना। अब क्या था कि वहां पर भी एक जनमत थी। 13 दिसंबर को पेश हुआ, 22 जनवरी को स्वीकार किया, यानी फिर सोच सकते हैं तो ये लगभग एक महीने का कद से ज्यादा का, 1.5 महीना भी मान सकते, 1.5 महीने ज्यादा के बाद इसको स्वीकार। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपना ये बड़ी प्रमोटन संविधान मतलब लागू।
अब 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक का जो टेन्योर था उसमें बहस होती रही, ये होती रही। फिर ये संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू। और बाद में इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष तो सभी कुछ लोग लिख देते हैं कि धर्म और पंथ में फर्क नहीं समझते। व्यक्तो धर्म तत्व सर्वोच्च न्यायालय, धर्म को बाद में बड़ा काफी वो सबसे जब प्रस्तावना की वीडियो पर कुछ तो अगर 5 मिनट में तो हम सतीश थोड़ा तो निश्चित अगर ये 20 नंबर में है तो ये न्याय समानता पर सब कुछ सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक आप मान के चलो सरकार की तरफ से वहां पे प्रधान तो वो मुझे भी मिलेगा और आपको। ऐसा तो मुझे बोले नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, क्योंकि हम लोग समाज का हिस्सा। तो समाज में अगर कोई चीज सरकार की तरफ से आ रही है तो वो सभी को मिलेगी, बशर्ते उसमें कोई पहले से जाति का एंगल या समुदाय का एंगल निर्धारित ना हो, या जेंडर का समुदाय। जैसे अभी एक राज्य सरकार ने सैनिटरी पैड बांटने का शुरुआत, तो वहां पर वो महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में भी फर्क है। ऐसा नहीं है कि अ, इस ए महिला को तो मिलेगा और बी को नहीं मिलेगा, उसमें आयु निर्धारित 14 वर्ष से कम बच्चों को मिलना है या क्या, ये सारी चीजें जो है समझ लो। इसको बड़े आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना वैसे तो कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्या पे आई थी? जुलाई 2024 में जितने भी संशोधन होना चाहिए हो चुके हैं। बड़ा फाइनल ये बार बार ये लोग धर्मनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष लिखना, तो ये इसमें पास। तो एक बार शायद क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? और इससे आप क्या समझते हैं? एक बार तो 5 नंबर में था तो लोगों ने सिर्फ प्रस्तावना लिखी थी और ये लिखा था कि ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सोच किया था, इसको 22 जनवरी 1947। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि देश आजाद का सभा में शेख सभा के लिए आ चुकी। एक सवाल में ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना की, जब बात आती है विवेचना की, तो ये इतना सा जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये बन जाता है फिर 2-3 पेज तक। क्योंकि हम भारत के लोग यह संकल्प लेते हुए, अब ये एक लाइन और इसे अंगीकृत अधिनियम में तो प्रदत्त किया जा रहा है, तो हम क्या यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो भारत के नागरिकों द्वारा, मतलब भारत के नागरिकों के लिए ये संकल्प करता है। ये थोड़ी गोलमोल भाषा आपको जोड़नी पड़ेगी। फिर आप समाजवादी की विचारधारा भी लिख सकते हैं। समाजवादी विचारधारा में क्या हो सकता है कि समाज के सभी वर्गों का हित। देखिए, पहले और अब में कुछ खास फर्क नहीं हुआ है। पहले जो जमींदार सामंत ये लोग होते थे, उन्हीं की जगह पर आज के समय में आपके एमपी एमएलए हो गए हैं। संप्रभुता वही है, उनके यहाँ पर भी हजारों लोग दिहाड़ी करते हैं, कोई पैसे की बात नहीं करता। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो गए हैं, उनके यहाँ पर भी सारा कुछ होता रहता है।
तो ये जो अभी चीज है, इसको वास्तविक धरातल, अच्छा ये सारी लोग स्वेच्छा से करते हैं, और मजेदार बात ये है, अब कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो दूसरा कोई उस पर आरोप भी नहीं लगा सकता। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन नहीं कर, आपको सही भी करना है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या, कि अब हम आत्मनिर्भर हैं। अब हम किसी की उपनिवेश में नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं। हमें यहाँ पर क्या करना है, किस पर हमला नहीं करना है, किसके हमले को रोकना है, हम डिसाइड करेंगे। दूर बैठा कोई राज्य ये नहीं, देश ये नहीं बोल सकते नहीं आप इस पर हमला नहीं कर सकते, जब तक कि वो कोई अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन ना हो। यही कारण है हम लोग अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। अदरवाइज तो अगर मान के चलो कि हम यूएस के दबाव में होते, तो हो सकता है कि हम श्रीलंका से बात नहीं करते, हो सकता है हम म्यांमार से ही बात नहीं करते, हो सकता है हम बांग्लादेश से भी नहीं करते, हम सभी से करते, क्योंकि हम, तो ये सारी चीजों को आप ऐसे एक्सप्लेन, बहुत इजी है ये। अब ये जो चीज है ये सिर्फ जानकारी के लिए है, इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं, कुछ एक ऐसे केस निकालते हैं, जैसे कि भारतीय जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, उसमें कई बार ऐसे केस आए थे कि क्या प्रस्तावना जो है मूल संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दी गई है 368 में, लेकिन अगर कोई संविधान का भाग ही नहीं है, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल है, वो पार्लियामेंट के सेशन में भाग तो ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं दे सकता। और जब वोटिंग ही नहीं दे सकता, तो उसका कोई अंतर कलह या कुछ है, मतलब उसके ऊपर कोई अभियोग महाभियोग टाइप जो संसद सदस्य पे चलाया जाता है, वो नहीं चला सकते कि वोट खरीदा गया कि बेचा गया, 22 है क्या है। तो वैसे ही अगर संविधान का प्रस्ताव संविधान का भाग नहीं है, तो उसमें संशोधन संभव ही नहीं। लेकिन अगर वो संविधान का भाग है, तो उसमें संशोधन हो सकता है। यही जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब बेरूबारी मामला, बेरूबारी क्या था कि ये पश्चिम बंगाल के पास एक जगह थी, जो कि जब बांग्लादेश को अलग किया गया, तो उसमें उसका एक हिस्सा बनाए जाने की बात चल रही थी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये भारत का हिस्सा रहेगा, क्योंकि उसी अदालत ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में अपने पहले के फैसलों को खारिज किया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक मूल ढांचा है, और इसका इस्तेमाल संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए भी किया जा सकता है। अलग अलग व्याख्याएं मौजूद है। 1995 में संघ बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि मेक द थिंग्स वेरी क्लियर। और इसी के कारण, इसी के कारण जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव हुआ। बेरोबारी केस जो है, बेरोबारी केस संघ को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने के लिए नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं हो सकती, ये इस केस में माना। तो इस केस को आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना बताना है कि संविधान अगर आता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है या नहीं है, विवेचना करें, या क्या संविधान में संशोधन 368 के अंतर्गत पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको ये दोनों ही चीजें माननी है, आपको बेरूवाली मामला और केशवानंद मामला, क्योंकि बेरूवाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती जो 1973 में था, उसमें उन्होंने मान लिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, फैक्ट फिगर सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है, इसमें इतना कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब आते हैं आपातकाल। आपातकाल के समय में क्या होता है कि
सारी जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। जैसा कि मूल रूप से अधिनियम में किया गया था कि प्रस्तावना में राज्य को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके लिए पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को बाद में 42वें संविधान में आपातकाल के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। प्रस्तावना में केवल एक बार 18 दिसंबर 1976 को संशोधन किया गया था, जो भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान में किया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच में जोड़ दिया गया था, और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में बदल दिया गया था, यानी कि खंडित नहीं होने देंगे। 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में एसआर बोम्मई केरल के मुख्यमंत्री थे उस समय। चलिए, अब हम आते हैं स्टेट एंड लॉ। इसका थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। थोड़े से और भी हैं ये, फंडामेंटल राइट्स को भी मैं इसमें कंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको दीर्घ उत्तरी चीजें सब बता देता हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, जिसमें राज्य शामिल है, सरकार और संसद। जैसे अभी मान के चलिए आया कि अ, भारतीय संविधान की स्टेट एंड लॉ यानी कि राज्य और नियमों को परिभाषित कीजिए, ये किसके अंतर्गत आता है? तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। इसमें ये बताया गया कि राज्य क्या है, क्योंकि जब हम राज्य और कानून को करेंगे तभी हम आर्टिकल 14 में बोल पाएंगे कि सभी समान है। जो मौलिक अधिकार 14 से 19 के बीच में है, उससे पहले हमको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर एक के लिए हम किनके पास जाकर के अपनी बात कहें, या कौन अथॉरिटी है। उससे पहले हमने संविधान 12 में और 13 में इसको एक्सप्लेन किया कि राज्य क्या है और कानून क्या है। अब कई बार राज्य में देखिए, एक जैसे तो आप नागरिक से केवल या से लौकी भाषा में और एक ये छोटी से फर्क। तो यहाँ पर जैसे राज्य की बात, तो राज्य का मतलब केवल राज्य ही नहीं है। राज्य का मतलब ये होता है कि जिसको भी राज्य की संरक्षण प्राप्त है। ये ये संसद है, विधानसभा है, शिक्षण संस्थान है, ठीक है, कुछ वो राज्य कुछ भी अगर वो राज्य का हिस्सा है। दूसरा ये है कि कानून की परिभाषा और कानून की व्याख्या। सबसे बड़ी चीज ये है कि कानून की जो परिभाषा है वो ये है कि स्वतंत्रता से पहले बस से कई अंग्रेजों ने संविधान लागू होने के बाद उनको बहुत सारे आगे रॉलेट एक्ट टाइप के कानून बहुत ही आगे से इनको ये कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को हनन करे, उस कानून को सुनिश्चित, या कोई भी ऐसा जो नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, तो मतलब कोई भी कानून जो इक्वलिटी और नागरिकों अब उसमें क्वेश्चन कर सकता है कि राज्य एवं नियमों से, ये राज्य एवं कानून से आप क्या समझे, या राज्य एवं कानून कैसे मौलिक अधिकारों के लिए उपकरण, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्याय प्रक्रिया की व्याख्या की। ये आप 12 और 13 का भी अब इसमें बड़े आराम से थोड़ा सा आप ये भी डाल सकते हैं डॉक्टर सफरोजन भाई, तो यदि कानून का कोई हिस्सा संवैधानिक कानून का
तो सिर्फ सभ्यता में हिस्सा ही शुभ होती है। अन्य वर्गों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं होती हैं, तो उन योजनाओं में देखा जाएगा कि कहीं कुछ बस ये बाकी डॉक्ट्रिन ऑफ यदि संविधान के लागू संविधान इसलिए बना के मौलिक अधिकारों को है, तो उस पर संविधान स्थायी अधूरी स्पीड राजद्रोह का मुकदमा सर अभी जाकर के उसको चेंज करके देशद्रोह बनता है। तो ये मौलिक अधिकारों का उपयोग है, क्योंकि जब राजशाही नहीं है तो राजद्रोह कैसे है? ठीक है। अगर संवैधानिक कानून को बाद में संशोधन किया जाना है तो वे संवैधानिक कानून वो फिर से आज और नियमों में सबसे अच्छी चीज है कि यूएस की तरह इसमें भी न्यायिक समीक्षा सफल है, जो यूके में नहीं। कोई भी न्यायपालिका जिस स्तर पे है उस स्तर पर अगर कोई भी कानून बनता है तो उसकी एक बार समीक्षा हो सकती है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या राष्ट्र स्तर पे हो। इससे क्या होता है कि जो हमारा न्यायपालिका है वो एक्चुअली मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान का संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी उसी की है। तो यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके का आता है तो बहुत हद तक जो जुडिशरी बॉडी है वो उस चीज को बड़े अच्छे से हैंडल करती है। तो ये आप लॉ ऑर्डर के लिए आर्टिकल 12 और 13 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स मुझे लगता है कि इसमें कुछ बताने की खास जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को पता है। खैर नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये दो तरीके के हैं, एक तो है 14 से 17 के बीच में, और एक है 15 से, सॉरी, 18 और 19। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता को आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से लिख सकते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि अगर एक ही अपराध दो लोगों ने किया हुआ है, तो चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो या सामान्य नागरिक हो, कानून में सभी के लिए समान प्रावधान है। लेकिन इसका जो कुछ एक तरफा कानून बने हुए हैं, जैसे SC ST एक्ट हो गया, दहेज एक्ट हो गया, पास्को एक्ट हो गया, ये जो है विधि के समक्ष समानता के मूल रूप का उल्लंघन करते हैं। हालांकि जिस समय ये कानून बनाए गए थे उस समय हालात ऐसे थे कि इनको बनाना जरूरी था। लेकिन इन कानूनों की भी अगर समय समय पर समीक्षा नहीं होगी तो ये अपने आप में एक रॉलेट एक्ट, ये निरंकुश कानून बन जाए। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को आपको रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, जातीयता, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कौन नहीं करेगा? राज्य सरकार या कानून। लेकिन चूंकि जो एक तरफा कानून है उनमें एक जगह पर आपकी जाति आती है, एक जगह पे आपका लिंग आता है, और ये दोनों ही जो है खराब। चलिए, किसी भी नागरिक के साथ दोबारा लिखते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला, हालांकि इसमें यही प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष। अब थोड़ा वैज्ञानिकता की तरफ जाते हैं कि कौन सा वर्ग कमजोर है, इसका मॉनिटरिंग कैसे हुई, मतलब कमजोर है तो किस चीज में कमजोर है और क्यों कमजोर है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं फिजिकली कमजोर हूँ, तो क्लियर है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, तो मैं फिजिकली स्ट्रांग हो जाऊँ। लेकिन अगर बोलूँ मैं फिजिकली कमजोर हूँ, मुझे कुछ कहीं पर वरीयता चाहिए, तो मैं उस फिजिकली कमजोरी को अपनी ताकत बना चुका हूँ, मैं मेहनत नहीं करूंगा। या अगर मेरी आई साइड कमजोर है, जो बोला जाएगा भाई चश्मा लगा लो, तो मैंने उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरी आई साइड कमजोर है और इस वजह से चार लोग मेरे आसपास हमेशा रहेंगे, तो वो मेरे लिए अपने आप में एक ताकत बन, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी आई साइड स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर संविधान निर्माताओं को विवेचना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट सिर्फ एक के लिए ही नहीं, उनके लिए भी होनी चाहिए जो इनकी वजह से परेशान। जैसे महिलाओं के लिए सीट होती है, तो महिलाओं के लिए सीट किन प्रकार की महिलाओं के लिए है, सभी के लिए है या
उन महिलाओं के लिए जो वाकई में कमजोर है। मैंने भी देखा है दिल्ली मेट्रो में कई बार, एक महिला बच्चा लिए खड़ी है और सीट पर लड़की बैठी है, लड़की सीट नहीं छोड़ती है। दोनों ही महिला, लेकिन सीट की जरूरत किसको ज्यादा है? उस महिला को जो गोद में बच्चा लिए, लेकिन चूंकि वो लड़की भी महिला है इसलिए वो सीट नहीं छोड़ती, पूरा सीट छोड़ती है, अक्सर मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जहां पर जरूरतमंद और ज्यादा जरूरतमंद में फर्क। कम जरूरतमंद वाला आगे बढ़ करके अपनी जरूरतें अपने हिसाब से पूरी करे, तभी राज्यों पर बोझ कम पड़ेगा और राज्य कुछ सकारात्मक सोच सकेंगे। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की विवेचना करने के लिए आता है कि मौलिक अधिकारों को वर्णन कीजिए, तो आप सकारात्मक तो लिखिए लिखिए, लेकिन थोड़ा नकारात्मक पहलू भी लिखिएगा, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। आपको सरकार से टकराना है और इस देश में कानून व्यवस्था लागू करनी है। अब आती है 16 और 17। देखिए, यहाँ पर भी जो हम बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि राज्य को यह अधिकार देता है वह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर सके जो समान अवसर पाने में असमर्थ। अब सवाल यहाँ पर ये उठना चाहिए कि समान अवसर पाने में क्यों असमर्थ है? मतलब अगर कोई हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं तो एक प्रश्न होना चाहिए कि क्यों असमर्थ। तो इन सभी चीजों की आप अच्छे से विवेचना कीजिए कि 16 जो है सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। पहली चीज, समान अवसर। जब हम बात करते हैं समान अवसर की, तो मतलब हम किसी व्यक्ति को फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता, किसी को एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, किसी को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। ये हो गए समान अवसर। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक वर्ग के लिए आयु में छूट है, एक वर्ग के लिए मार्क में छूट है, एक वर्ग के लिए आने जाने का किराया भी है, एक वर्ग को कोचिंग भी दी जा रही है। तो अब ये समानता जो है धीरे धीरे असमानता में कन्वर्ट, एक एक प्रिविलेज्ड कंडीशंस आ रही है, क्योंकि संवैधानिक देश में थी नहीं। तो अब धीरे धीरे जो है, जो अनुच्छेद 16 है उसका विकृतीकरण हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी एलएलबी के छात्रों की है कि जो इस चीज को सरकार को और कोर्ट को बताए। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता क्या है, इसकी विवेचना आपको करनी है। मतलब मैं रटी रटाई चीजों की उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप जो पढ़े हैं रटे हैं, आप एक बार अपने लेवल पर देखिएगा कि अस्पृश्यता वाकई में क्या है, उसकी विवेचना कीजिए। किसी की मतलब छुआछूत जिसको मैंने क्या जाति के कारण है, कर्म के कारण है, या विचारों के कारण है। एज ए लॉ स्टूडेंट आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एलएलबी करने की जो प्रेरणा है वो आंतरजनिक है, मतलब आपके अंदर है, ऊपर से फोर्स नहीं है। तो इन चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अदरवाइज तो इनके बारे में आप चैट जीपीटी से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड पर्सनल लाइबिलिटी। भारतीय संविधान में आरोपी व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान दिए गए। ये प्रावधान न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता, व्यक्तिगत गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको 3 कानून बताए हैं, देखिए, एक दोषी को सजा होना गलत बात, लेकिन निर्दोष को इसलिए पकड़ लिया जाना और उसकी बात को नहीं सुनना कि वो पुरुष है या वो सवर्ण समाज का है, गलत है। न्याय का मतलब ये होता है किसी के साथ अन्याय ना हो, पहले जांच हो, वो पकड़ा जाए, देश से बाहर तो नहीं जाएगा, जिले से बाहर तो नहीं जाएगा ना। उसकी अपनी एक दैनिक जीवन है, उसकी एक गरिमा है समाज में। एक बार किसी के ऊपर पुलिस के पकड़े जाने का ठप्पा लग जाता है तो समाज में, और अगर उसमें भी अगर महिला पीड़न या बच्चा पीड़न का लग जाता है, तो उस समाज में उस पुरुष की क्या स्थिति होती है सभी को पता है। तो ये जो हमारे जो लॉ है 20 और 21 और 22, ये सब जो है वहां पर काम क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ये है, देखिए ये वहां पर भी काम करना चाहिए। आपको लगता है कि ये दोषी है, तो आप फास्ट ट्रैक अदालतें बनाइए, जो
निर्णय आपके महीने में आते हैं वो आप 2 दिन में लेके आइए, क्योंकि समाज वही है, लोग वही है। दोषी हो आप फांसी दीजिए, लेकिन निर्दोष को पकड़ना, दोष साबित नहीं होना, आपका छोड़ा जाना, इतने में तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। उसका भर जाना कौन दे? उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार या न्यायपालिका में कोई वो नहीं। अभी हाल ही में एक औरंगाबाद का केस आया था, हाई कोर्ट औरंगाबाद, 20 साल पहले का। उसमें एक महिला ने आत्महत्या की, तो उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि ये हमारी बहन को टीवी नहीं देखने देते थे, और चटाई पर सुलाते थे, और मंदिर अकेले नहीं जाने देते थे। इस सबसे दुखी होकर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। 20 साल वो पूरा परिवार जेल में बंद रहा। 20 साल। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। अभी निर्णय ये आया है कि ये क्रूरता नहीं है, और परिवार को रिहा करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचिएगा कि यदि परिवार निर्दोष था, तो फिर वास्तविक दोषी कौन है? वो जज जिसने डिसीजन दिया था। दो ही लोग हो सकते हैं, या तो परिवार होता या जज होता। परिवार निर्दोष निकला, तो दोषी कौन? वो 20 साल का हर्जाना कौन देगा? उन 20 साल की भरपाई कौन करेगा? 20 साल का मतलब पूरा उसका जीवन समाप्त हो चुका। ऐसी न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए ही लॉ स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि वो इन चीजों पर भी ध्यान दें, जो समाज में सकारात्मक के नाम पे नकारात्मकता फैला रहे हैं। भेदभाव भेदभाव ही होता है, चाहे उसको आप सकारात्मक नाम दे दें या नकारात्मक दे दें। चलिए, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सारी जो है, बंदी प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें जो है बहुत इजीली एक्सप्लेनेबल है। तो आप थोड़ी देर के लिए इनको एक बार आप पढ़ेंगे, अगर यहीं पर पढ़ लेंगे, तो भी आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको लिखना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको लिखना क्या है ये पता होना चाहिए। किस क्वेश्चन में क्या लिखना ये पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी अल्पसंख्यक समुदाय भी है इसमें, अपनी भाषा लिपि को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वो। मेन चीज, अभी यहाँ पर भी एक चीज बहुत गहरी सोचने वाली है, कि जब भारत एक पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी राष्ट्र है, संविधान बना हुआ है, सारे नागरिक समान है, अल्पसंख्यक जैसे शब्द का तो कोई अर्थ मतलब ही नहीं। पहली चीज। दूसरी ये है कि अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित भी नहीं, कि कितने प्रतिशत आबादी की जनता को हम अल्पसंख्यक मानेंगे। अभी अगर अल्पसंख्यक का नाम आता है तो दिमाग में ना तो आपको बौद्ध आएगा, ना जैन आएगा, ना सिख आएगा, ना पारसी आएगा, ना ईसाई आएगा। एक समुदाय आता है जिसकी आबादी लिखित रूप से 24% है, अलिखित में 40%। और अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे ज्यादा फायदा उसी समुदाय को होता है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, एक्चुअली संविधान निर्माताओं से ये भूल हुई है, या ये कहें कि उनको आने वाले समय में लोगों की सोच इतनी विकृत हो जाएगी ये नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि लोग मानवतावादी से इतने ज्यादा अवसरवादी हो जाएंगे। और यही एक कारण था कि उन्होंने इस चीज के बारे में कहीं नहीं जिक्र किया कि भाई ये इतने समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, इसका रिन्यूअल होगा ही नहीं। वो इस सोच में थे कि इस समय के बाद आरक्षण लेने वाला खुद ब खुद छोड़ देगा, अल्पसंख्यक लोग खुद ब खुद छोड़ देंगे, और राष्ट्र के सारे नागरिक समान। लेकिन अब ये जुड़ गया है अवसरवाद और राजनीति से। तो इस चक्कर में ये सारी चीजें जो है आज तक सरदर्द बनी हुई है। चलिए, अब आते हैं, बात करते हैं, अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी है। अगर मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे तो, हालांकि ये जो है मौलिक कर्तव्य, ये जबरदस्ती किसी पर लागू नहीं कराए जा सकते। ये आपके अंदर से भाव है तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे संविधान का पालन और इसके आदर्शों को सम्मान करना। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने संविधान ही जला दिया था, कोर्ट में गया, जमानत मिल गई। भाई मुझे नहीं पसंद है। जब मनुस्मृति जलाई जा सकती है तो संविधान भी जलाया जा सकता है।
ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग भगत सिंह की प्रतिमाएं जला देते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। अभी देखिए, कुछ समय पहले नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके के। तो सरकार ने कदम तो उठाया, लेकिन कौन सा मुकदमा लगना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसकी भी परिभाषा होनी चाहिए। कारण क्या है कि आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ऐसे हो गया है जैसे हर जगह धनिया, मतलब खाने में धनिया डाल दो। कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण पर हावी हो जाता है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक सीमा तक। मैं आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले अगर जाता हूँ तो मानव को मानव पर विश्वास था। घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता था तो उसको पानी और मिठाई देने में कोई संकोच नहीं होता था। आज का समय सीसीटीवी का है, संकोच होता है, डर होता है कि हमारे घर में ना घुसा, हमें मार ना डाल। पहले नहीं था। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब हर जगह मशीन 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 है। मनुष्य जो है मानवतावादियों की तरह सोच ही नहीं पाता है। मोबाइल, टीवी, सीसीटीवी इस सब में फंसा हुआ है। चलिए, अनुच्छेद 32 और 226 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार कैसे? तो अब इसका एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि संवैधानिक उपचार का क्या वर्णन है संविधान में, या एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए किन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्यायपालिका से गुहार कर सकता है, या मौलिक अधिकारों के लिए एक नागरिक के पास क्या अधिकार है उनको प्रवर्तन कराने के लिए। तो उसमें आप ये पूरी चीजें लिख सकते हैं। नागरिकों के कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों के बीच में हमेशा झोल झाल रहा है। अपने कर्तव्यों के प्रति यदि आप दायित्वहीन रहेंगे तो आपके अधिकारों में भी कटौती हो सकती है। अब आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं चार तरीके से। लेकिन मुझे लगता है ये जो ये वाला है, ये शायद अब खत्म हो चुका है। अब जो बचे हुए हैं वो ये तीन बचे हुए हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एक क्वेश्चन के आंसर में 5, 5, 6, 6 पेज भरते थे। भरते क्या थे? शब्द बड़े बड़े मोटे मोटे लिखते थे, एक लाइन छोड़ के लिखते थे। जब नंबर आए तो कोई थर्ड डिवीजन पास हुआ, कोई सेकंड तक गया, फर्स्ट कोई नहीं गया। फर्स्ट वही गया जिसने अपने आंसर को कॉन्साइज लिखा, टू द पॉइंट लिखा। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, एग्जामिनर को छोड़ो, अगर आपको ही 20, 25 कापियां जांचने का मौका मिले तो 21वें नंबर की कॉपी को आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसको कितने नंबर देने। जांचने वालों को तो बहुत अनुभव होता है। तो अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 100 की 120 लाइन कर लीजिए। निर्भर करता है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरी, जैसे इसमें 60 से 90 लाइन है तो आप आराम से 100 तक खींच लीजिए। 12 नंबर का है। इसके बाद 3, 4 नंबर के, 4 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, उसमें आप 30 से लेकर के 50 तक लाइन लिख लीजिए। अभी इसमें क्या है ना कि आप जिस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप कर पाएंगे इतने शब्दों में या नहीं। नहीं कर पा रहे तो ये शब्द सीमा सिर्फ इसलिए एक आइडिया के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप इतने में ही लिखिएगा। आप बढ़ा लीजिएगा, आप घटा लीजिएगा। फिर आपके होते हैं बहुविकल्पी जो कई बार पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अगला टॉपिक हम फिर से लेने वाले हैं इसमें। तो मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और अगर ये आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन पसंद है, देखिए
आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूँ वो 30 35 मिनट अगर आपने इस वीडियो को दे दिए तो पूरा आपको सिलेबस रिकॉल हो जाएगा, और आपको एक लिखने की ऐसी टेक्निक पता चल जाएगी कि आप एक बार पढ़कर भी बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। अच्छे एग्जाम के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।